सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयों में जो मुकदमों के बोझ बढ़े हैं उनको निपटाने के लिए दूसरे के अदालतों में जो मुकदमे होते हैं उस मुकदमे में हार और जीत होती है आमतौर पर। उस हार जीत से समाज में जो दुश्मनागत बढ़ता है उसकी सीमा बढ़ती ही जा रही है और आबादी के हिसाब से जिस अनुपात में मुकदमों की संख्या बढ़ रही है उस अनुपात में अदालतें नहीं हैं, जज नहीं हैं। नतीजन दशकों लग जाते हैं मुकदमों के फैसले होने में, तारीख पर तारीख चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हल निकाला, एडीआर बनाया, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल फोरम, और उसके साथ विधिक सेवा प्राधिकार पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार से लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला के स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार, और इन प्राधिकारों को जिम्मा दिया कि कैसे उन लोगों तक भी न्याय पहुँचे जो यह मानते हैं कि उनका सामर्थ्य नहीं है, न्याय उनको नहीं मिल सकता है, वो अन्याय सहने के लिए ही पैदा हुए हैं, इसलिए कि वो गरीब हैं, इसलिए कि वो हाशिए पर हैं, इसलिए कि वो दलित हैं, इसलिए कि वो आदिवासी हैं, इसलिए कि कमज़ोर वर्ग के हैं। तो ऐसे लोगों को भी न्याय मिले और न्याय मिले ही, यह गारंटी करना जो भारत का संविधान गारंटी करता है हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, उस गारंटी के लिए विधिक सेवा प्राधिकार बने। तो ये विधिक सेवा प्राधिकार कैसे काम करते हैं, इनके काम करने का अंदाज क्या है, और कैसे बगैर किसी खर्च के जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों में जाने के पहले, अदालतों में जाने के बाद मुकदमों का निपटान हो सकता है, आज हम इसी पर बात करेंगे कानून की बात में। कानून की बात का मकसद यह होता है कि हम आपको अवेयर करें, जागरूक करें, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप अकेले जागरूक हो जाएं, आप यह बात सुन कर के दूसरे को बताएं ताकि दूसरा इसका लाभ ले सके। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत परिचित चेहरा अभिषेक प्रसाद जी, जो अभी झालसा में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार, जो स्टेट का विधिक सेवा प्राधिकार है, उसमें उप सचिव है। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। एक तो विधिक सेवा प्राधिकार जैसे हम कहते हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका गठन जो है जी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जी, बनाया गया। जी, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि इन सारी चीज़ों के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल सिस्टम जो है उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राज्य स्तर पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको कि हम लोग झालसा कहते हैं, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और नीचे के स्तर पर सब डिविजनल स्तर पर SDLSC की गठन किया गया। इन सारे संस्थाओं को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो मामले हैं उसको कैसे हम लोग त्वरित तरीके से कैसे उसका हम लोग मामलों का निस्तारण कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम के माध्यम से। लोक अदालतों का आयोजन करना, आप देखते होंगे कि हर 3 माह पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, हर माह के आखिरी शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। तो इन सारे लोक अदालतों को आयोजन करने का उद्देश्य यह होता है कि जो मामले आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, जैसे छोटे मामले हो गए, चोरी के मामले हो गए, कंपाउंडेबल केसेस, छोटे हल्के फुल्के मारपीट के मामले हो गए, गाली गलौज के मामले हो गए, वन से संबंधित मामले हो गए, एक्साइज से संबंधित मामले हो गए, जो छोटे मामले हैं जिसको कि बहुत लंबे समय तक न्यायालय में नहीं चलना चाहिए था, उसको एक अल्टरनेटिव फोरम, जिसको कि हम लोग लोक अदालत कहते हैं, उसके माध्यम से यदि दोनों पक्षकार एमिकेबली सेटल करना चाहते हैं तो उसका निष्पादन हो। तो लोक अदालत इसका पहला काम है, लोक अदालत कराते हैं। दूसरा मीडिएशन, मध्यस्थता। मध्यस्थता एक बहुत अच्छा फोरम हो गया है आज के समय में,
कोर्ट एनेक्स्ड लीगल सर्विसेज जो है, कोर्ट एनेक्स्ड मैटर जो भी है, यानी जिसमें कि मामला लंबित है, उन सारे मामलों में पीठासीन पदाधिकारी के पास यह अवसर होता है कि यदि दोनों में से एक पक्षकार या दोनों पक्षकार चाहते हैं कि इस मामले का मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण हो, तो उस मामले को मध्यस्थ जो हम लोगों का मेडिएशन सेंटर है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो मेडिएशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर उस मामले को रेफर किया जाता है। अभी हम आते हैं, फिर इसको विस्तार से बताना चाहेंगे। एक तो विधिक सेवा प्राधिकार जो बने, इनको हेड कौन करता है? अदालतों में मुकदमों के बोझ बहुत ज़्यादा हैं, जज की संख्या कम है, अदालतों की संख्या कम है, इस वजह से वहाँ पर काम का निपटारा नहीं होता है। तो जो हेड कर रहा है विधिक सेवा प्राधिकार जो आपने बनाया, तो अलग अलग जो विधिक सेवा प्राधिकार सब डिवीजन स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, उनको हेड कौन करता है और कैसे अल्टरनेटिव रिड्रेसल फोरम जो है आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, उसके साथ वो टैग होता है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो नेशनल लेवल पर जो मैंने बताया नालसा का गठन किया गया है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया, उनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सबसे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अभी जो हम लोगों के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यू ललित साहब हैं, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा हैं। उसी तरह झारखंड के स्तर पर, झारखंड राज्य के स्तर पर उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय जो हमारा है, उसके जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर के बाद, वो यहाँ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री अपरेश कुमार सिंह अभी झारखंड झालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पर, उन्हीं के कंट्रोलिंग में पूरे झालसा काम करती है। और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए उनको उनके अंडर पे मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। नालसा में भी मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जो कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर होते हैं। उसके साथ डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी का भी प्रोविजन किया गया है जो कि न्यायपालिका से ही होते हैं। यानी न्यायपालिका के अधिकारी जो हैं सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, उच्च न्यायालय के स्तर पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण जो कि कंट्रोल करते हैं, उनके दिशा निर्देश पर ही कार्य करता है। और तमाम न्यायिक पदाधिकारियों का एक समूह जो है इस कार्य के लिए ही एक्सक्लूसिव लगाया जाता है। प्रारंभ में जब यह कार्य शुरू हुआ था तो जो जजेज काम करते थे वो अपना न्यायालय का कार्य भी करते थे, जैसे डीएलएसए सेक्रेटरी जो होते थे वो न्यायालय का कार्य करते थे, और साथ ही साथ उनका जो है डीएलएसए सेक्रेटरी का भी उनके पास एक अलग भार होता था। लेकिन जैसे जैसे इसका महत्व बढ़ा, जैसे जैसे विधिक सेवाओं का महत्व बढ़ा, विधिक सेवा संस्थाओं का महत्व बढ़ा, माननीय न्यायालयों ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने या माननीय उच्च न्यायालय ने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए एक्सक्लूसिव डीएलएसए सेक्रेटरी दे दिया। यानी अब जो डीएलएसए सेक्रेटरी होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ विधिक सेवाओं को ही देखना होता है। और मुझे विधिक सेवा में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या उनके यहाँ पर जिम्मेवारी? एक जिला स्तर पर एक आम लोगों को समझाने के लिए मैं 3-4 चीजों को बताना चाहता हूँ। पहला तो मैंने जैसे बताया कि लोक अदालत का आयोजन करना, ये काम जिला विधिक सेवा प्राधिकार का होता है। राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का होता है ये कार्य। उसी तरह दूसरा काम लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम मीडिएशन होता है। मीडिएशन सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो डीएलएसए सेक्रेटरी होते हैं। उनका काम होता है कि जितने भी कोर्ट से मामले मीडिएशन के लिए रेफर किए जाते हैं उन सारे मामलों को उन सारे मामलों में मध्यस्थ नियुक्त करना, और साथ ही साथ उन मध्यस्थों को फैसिलिटेट करना कि वो किस प्रकार मध्यस्थता करें ताकि मामलों का निस्तारण हो सके। यानी मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण काम है। तीसरा कार्य जो होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कि फ्री लीगल एड देना। इसके संबंध में मैं 2 मिनट समय लेना चाहूँगा आपका। फ्री लीगल एड एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। भारत की आबादी का लगभग 70% जो लोग हैं, वर्ग है, वो फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटलमेंट है उनका। यानी तमाम महिलाएं, ST/SC वर्ग के लोग या ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, ये सारे लोग मुफ्त विधिक सहायता, जिसको कि निःशुल्क विधिक सहायता कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को मुकदमा दाखिल करना है या किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा हो गया और जिन वर्गों का मैंने नाम लिया, अगर वो उस वर्ग से आते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जाकर वो एक आवेदन देते हैं कि मैं इस वर्ग से आता हूं, मुझे कानूनी सहायता दी जाए, तो यह उसका अधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जो है उसको तत्काल एक पैनल अधिवक्ता प्रोवाइड कराएंगे जो कि निःशुल्क उनके मुकदमे को लड़ेगा। कोई अधिवक्ता निःशुल्क क्यों लड़ेगा हमारे मुकदमे के? उनको नहीं, निःशुल्क पक्षकार के लिए होता है। अच्छा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा
एक निश्चित राशि जो है भुगतान की जाती है। हाँ, अधिवक्ता को भुगतान की जाती है। पैनल अधिवक्ता जो है उनको हर मामले के पर केस के रूप में उनको भुगतान किया जाता है रेमुनरेशन अच्छा, का। अच्छा। इसके अलावा नालसा भी रिटेनर लॉयर के मैंने रूप में जो मुवक्किल को देना था उस जी। मुवक्किल की फीस जो है डीएलए से विधिक सेवा प्राधिकार भुगतान करती है। जी डीएलएसए करती है भुगतान। हम लोग अभी भारत में इसके संबंध में अवेयरनेस कम है। हाँ, हाँ। 70% की आबादी है, लेकिन जो फ्री लीगल एड है वो हम लोग बहुत कम लोगों को दे पा रहे हैं। जागरूकता नहीं हो पा रही है, लोगों को यह जानकारी नहीं है कि फ्री लीगल एड का प्रोविजन है। और सिर्फ फ्री लीगल एड का प्रोविजन नहीं है सर, फ्री लीगल एड के साथ साथ अगर जो कोर्ट फी होता है, अगर कोई व्यक्ति सिविल केस फाइल कर रहा है और मान लीजिए सूट वैल्यू उसका 10 लाख रुपए का है, तो जो भी एप्रोप्रिएट कोर्ट फी होगा, चाहे वो 50,000 रुपया होगा, 40,000 रुपया होगा, उसका भुगतान भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार अच्छा। करती है। साथ ही साथ अन्य खर्च जो होता है, गवाह के आने जाने का खर्च, इसके साथ गवाह को फैसिलिटेट करने का खर्च, ये सारी चीजें जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा निःशुल्क की जाती है। लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग जो है धीरे धीरे अब जागरूक हो रहे हैं। अब जो है लीगल सर्विसेज सेंटर में आते हैं लोग कि नहीं, मुझे निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। और इसकी खास बात यह है कि महिलाएं जो है, चाहे वो किसी भी आय श्रेणी के हैं, अगर वो महिला है तो वो सक्षम है, इंटाइटल है वो कि उनको फ्री लीगल एड दे। चाहे उनका फैमिली डिस्प्यूट हो, चाहे कोई क्रिमिनल केस हो गया है, कोई पार्टीशन सूट है, किसी तरह का मामला है, महिला है, एसटी एससी के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उनको फ्री लीगल एड मिलेगा हर स्तर पर, उच्च न्यायालय के स्तर पर, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर और सिविल कोर्ट में। चाहे वो अपील दाखिल करना चाहते हैं, रिवीजन दाखिल करना चाहते हैं, निचले न्यायालय में मामला दाखिल करना चाहते हैं, इन सारे मामलों में फ्री लीगल एड का ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है विधिक सेवा संस्थाओं के पास कि लोगों को जागरूक करें कि भाई ये हमारा राइट है, आपका राइट है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। सर, अदालतें विधिक सेवा प्राधिकारों को के जो फोरम्स हैं, उन फोरम्स में जो भेजती हैं, उस फोरम्स में आने से उसको क्या फ़ायदा है मुवक्किल को, ये बने दोनों पक्षकारों को, और दोनों पक्षकारों की सहमति चाहिए या किसी एक पक्षकार की सहमति चाहिए, या गुण दोष के आधार पर जज साहब या जेएम साहब जो भी वहाँ बैठे हुए हैं वो तय करेंगे कि नहीं पहले इसको वहाँ भेजना है? क्या है इसके संबंध में मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ आपका। कई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे निर्णय आए हैं जिसमें कि मामलों के संबंध में मीडिएशन कराए जाने का दिशा निर्देश है। इसके साथ ही साथ सिविल प्रोसीजर कोड जो हमारा है उसका सेक्शन 89 जो है, सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, यह स्पष्ट कहता है कि सिविल मामलों में एक स्टेज में जहां पर कि रिटन स्टेटमेंट यानी दोनों पक्षकार अपीयर हो जाते हैं, तो ये मैंडेटरी कर दिया है कि उसको हर हाल में मीडिएशन में वो मामला जाएगा। अच्छा। और वहां से मीडिएशन में एक बार प्रयास किया जाएगा कि वो मामला दोनों के बीच में एमिकेबली सेटल हो जाए। अगर वो मामला एमिकेबली सेटल नहीं होता है तब उसके बाद इशू फ्रेम होगा या फिर और जो भी है गवाही होगी और उसके बाद मीडिएशन सेंटर में आने के क्या फायदे हैं? वो अगर पक्षकार मीडिएशन सेंटर में आते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे? मीडिएशन सेंटर में अगर पक्षकार आता है तो उसे बहुत फायदा होता है। पहली बात तो यह है कि वो लंबे समय तक जो ट्रायल की एक जटिल प्रक्रिया है हमारे कानूनों में, उससे वो बच जाता है। ओके। एक मामला आता है तो पहले पक्षकार मामला दाखिल करता है, दूसरा पक्षकार जवाब देता है, इशू फ्रेम होता है, सारी गवाहियों से गुजरनी पड़ती है, आर्गुमेंट होता है, जजमेंट होता है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो होता है। लेकिन अगर आप दोनों पक्षकार ये चाहते हैं, लगता है कि संभावना है कि इसमें कि मामले का निस्तारण हो सकता है, तो वो पक्षकार मीडिएशन में चले जाते हैं। मध्यस्थ उन दोनों नहीं, अभिषेक जी यहाँ सवाल दूसरे है। सवाल ये है कि दोनों पक्ष चाहेंगे तो जाएगा ही। हम ये कह रहे हैं कि एक पक्ष नहीं चाह रहा है या दोनों पक्ष नहीं चाह रहा है। अगर चाहता तो वो अपील करता, चाहता तो जज साहब को कहता, जज साहब गुण दोष के आधार पर भेज सकते हैं या किसी एक पक्षकार के कहने पर भेज सकते हैं, या दोनों पक्षकारों को कंपल्सन है कि वो दोनों पक्षकार तैयार होंगे तभी भेजा जाएगा? नहीं, सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 89 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, जैसे मैंने बताया कि यह एक स्टेज है कि दोनों जाना ही होगा। हाँ बिल्कुल जाना ही होगा। और साथ ही साथ माननीय न्यायालय के पास भी यह डिस्क्रिप्शन होता है कि अगर वन ऑफ द पार्टी जो है वो आकर कहते हैं कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार है, तो मध्यस्थ मीडिएशन सेंटर में उसके मामले को भेजा जाता है और वहां से भी जो नोटिस किया जाता है, दूसरे पक्षकार को बुलाया जाता है और एटलीस्ट बात की जाती है। अगर दूसरा पक्षकार अपीयर नहीं होता है तो मामला नॉन स्टार्टर के रूप में खत्म कर दिया जाता है कि नहीं भाई दूसरा पक्षकार मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ रहा है, जैसे कि आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जीतने हैं,
चाहे वो सेक्शन 498 का मामला है, घरेलू हिंसा का मामला है, डिवोर्स का मामला है, इतना इफेक्टिव है ये मीडिएशन इन सारे मामलों में कि इसमें कई तरह के मामले आप देखेंगे। आप रांची मीडिएशन सेंटर जो है, रांची मीडिएशन सेंटर झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट मीडिएशन सेंटर है, जहां पर कि सक्सेस रेट जिसका इसका 90% है। यानी 100 मामले अगर आते हैं मीडिएशन में तो उसमें 90 मामले जो है वो सुलह के आधार पर समाप्त हो जाते हैं। तो एक तो फायदा आपने गिनाया कि उसको सुलह हो जाता है, कम समय में सुलह हो जाता है। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा कि वहां तो स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी पड़ती है उसको, कोर्ट फी जहाँ नहीं लगेगा आपको, कोर्ट फी नहीं लगेगा, कोर्ट फी वहां वकील बहस करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हम अपनी बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक मीडिएशन का और बहुत बड़ा फायदा है जो कि अब धीरे धीरे लागू हो रहा है। मैं एक उदाहरण भी दूंगा आपको, जिसको प्री लिटिगेशन कहते हैं। प्री लिटिगेशन मान लीजिए 4 भाइयों के बीच में बंटवारे का मामला है। अब लग रहा है कि वो न्यायालय नहीं जाना चाहते हैं, न्यायालय जाएंगे, फिर एक लंबी प्रक्रिया होगी। तो एक भाई दोनों चारों में से कोई है जो चाहता है कि बंटवारा हो, वो प्री लिटिगेशन फाइल कर देता है, प्री लिटिगेशन केस फाइल कर देता है। यानी मैं मुकदमा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे मामलों का निस्तारण हो जाए। अब वो अपना केस फाइल कर दिया, मीडिएशन सेंटर से नोटिस हो गया, चारों पक्षकार आ गए और एक एग्रीमेंट बन गया, और बिना किसी मुकदमा खत के हुए वो मामले का निस्तारण हो जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो एक प्री लिटिगेशन स्तर पे भी मीडिएशन का प्रावधान है, जिसको कि हम लोग प्री लिटिगेशन केसेस कहते हैं। तो कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है केवल ऐसे मामले में नहीं, कई तरह के मामले, कोई सर्विस मैटर है, इसमें लग रहा है कि कोई किसी व्यक्ति का कोई शिक्षक है उसका कि उसको पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसके वरीय पदाधिकारी एम्प्लॉयर से उसको कोई परेशानी है, या फिर और भी कई तरह की परेशानी हो सकती है जिसमें कि वो लग रहा है उसको कि नहीं मुकदमा करना ठीक नहीं रहेगा ऐसे स्तर पर, तो वो प्री लिटिगेशन केस जो है संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में दाखिल कर सकता है। और संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हुए उसमें नोटिस करती है दूसरे पक्षकार को, दोनों पक्षकारों को बुलाने के बाद मध्यस्थता करने का प्रयास करती है। और इसका भी बहुत सुखद परिणाम होता है कि कई मामले जो है कि बिना मुकदमा हुए ही खत्म हो जाते हैं। तो ये प्री लिटिगेशन केसेस हम लोग ये दोनों जगह पर मीडिएशन भी करते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत या लोक अदालत का भी आयोजन करते हैं, उसमें भी हम लोग प्री लिटिगेशन केसेस को हम लोग टेकअप करते हैं और हम लोग उसका डिस्पोजल करते हैं। आपको इस मंच के माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि बैंक के कई मामले जहां पर कि एनपीए हो जाता है और कई लोन डिफॉल्टर होते हैं, उसको हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंकों का नोटिस भेजते हैं और पक्षकार आते हैं। और राष्ट्रीय लोक अदालत तो अब इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है राष्ट्रीय लोक अदालत कि लोग जो विभाग हैं, जैसे बिजली विभाग है, बैंक है, उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत को पर्व की तरह मानते हैं और एक विशेष छूट जो है राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर देते हैं। उनका कहना रहता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट जो है हम वेव कर देंगे, केवल मूलधन देगा राष्ट्रीय लोक अदालत में तो हम उसका जो है मामले का निपटारा कर देंगे। उसी तरह बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि नहीं 1 kVA का मामला रहेगा अगर, तो हम उसको एक सर्टेन तरीके से देखेंगे। एक्साइज वाले बताते हैं कि शराब अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पकड़ाता है, 10 लीटर पकड़ाता है, और दिन अगर हम फाइन की राशि जो लेते हैं 100 रुपये लेते हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत में 50 रुपये लेंगे हम। तो कई तरह के गवर्नमेंट्स की जो है लेटर्स भी संबंध में आते हैं और धीरे धीरे अब इसका दायरा इतना बढ़ रहा है कि पिछले जो हम लोगों ने पिछला जो 2021 का राष्ट्रीय लोक अदालत किया है उसमें 60,000 पेंडिंग केसेस का हम लोगों ने निस्तारण किया है झारखंड ने। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी जो पहला राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च के महीने में हुआ, ये भी बहुत सुखद परिणाम, 40,000 पेंडिंग केसेस एक राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त हुए। तो ये एक अल्टरनेटिव फोरम है और बहुत ही पॉपुलर फोरम हो रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करूंगा लोगों को कि जिनका भी मामला है, छोटे मामले जो कि सुलहनीय प्रकृति के हैं, चाहे वो फॉरेस्ट का मामला है, एक्साइज का मामला है, या फिर मारपीट के छोटे छोटे केस हैं, या चेक बाउंस के मामले हैं, इन सारे मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराकर वो उसका निस्तारण करा सकते हैं। दूसरे हम जानना चाहते हैं सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा संवर्ग है जो अपने से मान बैठा है कि हम कानून जानते हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जानता नहीं है, और इस तरह के मामलों में तो और ज़्यादा अज्ञानी है। वो सुनता है लेकिन गुनता नहीं है। उस तरह के लोगों को सर्विस मैटर में बहुत सारी परेशानियां हैं, प्रमोशन से लेकर के पेंशन या रिटायरमेंट के बाद जो मिलना चाहिए उसमें कुछ मिला कुछ नहीं मिला, महीनों लटकाए हुए हैं। इस तरह के मामले स्टेट लेवल के सर्विस में जो लोग हैं और सेंट्रल के सर्विस में हैं, वो दोनों तरह के मामले का वहाँ निष्पादन होता है क्या? दोनों तरह के मामले में लोग आपके यहाँ कंप्लेन लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, उसमें सर 2 तरह की चीज़ें हैं सर।
एक तो प्री लिटिगेशन वाला मामला मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर कि नोटिस करके दोनों पक्षकारों को हम लोग जो है एक एमिकेबल सेटलमेंट का प्रयास करते हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर लीगली इंटाइटल है, जो कि महिला है या फिर मैंने बताया ST SC है या 3 लाख रुपए से आय के कम है, अगर वो हमारे यहाँ कोई आवेदन देते हैं, उनको लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग कि इस मामले में मुकदमा करना चाहिए कि नहीं, मुकदमा के लायक ये मामला बनता है कि नहीं बनता है। लीगल एडवाइस, हमारे पास रिटेनर लॉयर का प्रोविजन है, जिसको कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा या झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा एक निश्चित राशि प्रतिमाह दी जाती है, और उनका यह कार्य होता है कि वो ऐसे मामलों में लीगल एडवाइस देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कोई आवेदन दाखिल करता है तो वो इंटाइटल है, उसको लीगल एडवाइस मिल जाता है। लीगल एडवाइस मिलने के बाद वो स्पष्ट हो जाता है उनको कि भाई हमको मुकदमा करना चाहिए कि नहीं, क्या ये मामला मुकदमा के लायक है, या फिर किस प्रकार से इस मामले में मुझे न्याय मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर प्रथम दिन आता है न्यायालय में, हर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में या झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में या राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार में फ्रंट ऑफिस की स्थापना की गई है। आप जब न्यायालय जाएंगे, मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय झालसा या फिर डालसा के संबंध में, कि आप एक सोशल फेस ऑफ सिविल कोर्ट है ये, या सोशल फेस ऑफ जुडिशियरी है ये, झालसा या डालसा जो है। आप जाएंगे तो आपको न्यायालय का माहौल नहीं मिलेगा। फ्रंट ऑफिस में 4 पैरालीगल वॉलंटियर, 2-3-4 पैरालीगल वॉलंटियर, एक रिटेनर लॉयर बैठे मिलेंगे आपको। आप जैसे ही फ्रंट ऑफिस में इंटर करेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे, तत्काल आपको एक कमरा मुहैया कराया जाएगा। वहाँ पर जो रिटेनर लॉयर है वो आपकी बातों को सुनेंगे, और जो भी एप्रोप्रिएट एडवाइस होगा वो तत्काल आपको वहाँ मिल जाएगा। यानी आप मुकदमा करना चाहते हैं या आपको कोई परेशानी है लॉ के संबंध में, तो उसका समाधान है वहाँ पर। आप जाकर वहाँ पर समाधान, उसका लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पर उसके लिए एक टीम बनाई रहती है जो ये सारी कार्य करती है। नहीं, आपने जो बताया, हमारा सवाल अभी भी रह गया। हमारा सवाल ये रह गया कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन कम ये फिक्स होना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, अर्ध सरकारी, सरकारी, ये इस तरह के लोग अपने मामलों को लेके जा सकते हैं क्या? और उस तरह के मामलों में वहाँ निष्पादन बिल्कुल जा सकते हैं सर। मुझे बताते हुए अनुभूति हो रही है कि हम लोगों ने सर्विस लोक अदालत का आयोजन किया है। अच्छा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड उच्च न्यायालय सेवा समिति के द्वारा एक सर्विस लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने ऐसे मामले को ही टेकअप किया था जहां पर कि सर्विसेज के संबंध में जो भी परेशानी हो रही है, चाहे वो पेंशन की परेशानी है या रिटायरल बेनिफिट्स की परेशानी है, या जॉब के दौरान अगर उसको सर्विसेज में किसी तरह की परेशानी है जो कि ऑलरेडी केसेस हो गए हैं या केस नहीं भी हुए हैं, तो उन सारे मामलों के संबंध में सर्विसेज लोक अदालत का आयोजन हम लोगों ने पिछले वर्ष किया था, और उसमें हजारों मामलों का निस्तारण किया गया था उस सर्विसेज लोक अदालत में। तो ये बिल्कुल हमारा कैसे करते कैसे हैं इसको, इस तरह के मामलों का निस्तारण कैसे होता है? दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है। एक कंप्लेनेंट हुआ जिसकी पीड़ित कह सकते हैं कि वो पीड़ित है, उसने आपके यहाँ कंप्लेन किया कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा है, हम इस पीड़ा में हैं, इस पीड़ा का हमको समाधान चाहिए। जी बिल्कुल। तो वहाँ जो आपका रिटेनर है वो रिटेनर बताएंगे कि भाई इस मामले में क्या किया जा सकता है। आपको अस्थायी लोक अदालत जाना चाहिए, लोक अदालत जाना चाहिए, मीडिएशन सेंटर में जाना चाहिए, प्री लिटिगेशन में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, ये वो बताएंगे। उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, यही है। जी बिल्कुल, उसके हिसाब से आगे चढ़ेगी। और अगर वो प्री लिटिगेशन डायरेक्टली भी फाइल करते हैं या लोक अदालत में उनका मामला रखा जाता है, तो हम लोग जो भी संबंधित पदाधिकारी होते हैं उस विभाग के, उनको हम लोग बुलाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप आइए, ये प्री लिटिगेशन का मामला, इनका सर्विस मैटर है, अगर आप अभी इस लेवल पे इसको हल नहीं करिएगा तो ये मुकदमे में परिवर्तित होगा या तो रिट होगा, तो एक न्यायालय पे एक बोझ बढ़ेगा मुकदमे का। तो इससे बेहतर यह है कि इसी फोरम पे आप आइए और इनसे बात करिए, और इनका जो भी ग्रीवांस है अगर वो लॉफुल है तो आप उसको इसी स्टेज पे, इसी स्तर पे इसका समापन कर दीजिए, ताकि कोई मुकदमा फर्दर फाइल नहीं हो। एक जज होने के नाते आपको भी यह जानकारी है, हमको तो है ही जानकारी, कि गवर्नमेंट सेक्टर के लोग मामले को जितना लंबा लटका सकते हैं उतना लटकाते रहते हैं। तो अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम में आते हैं तो वहाँ भी वैसे ही लटकता चलेगा कि हम फाइल कर दिए और चल रहा है। मीडिएशन सेंटर में आए, 5 साल मीडिएशन सेंटर में लग गया, आर्बिट्रेशन में गए, आर्बिट्रेशन में चल रहा है। मीडिएशन रूल बनाया गया है इसके लिए, और मीडिएशन रूल्स में ये नियम बनाया गया है कि कितनी सीटिंग्स होंगी मीडिएशन के लिए। एक सीटिंग होगी, सेपरेट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग होती है, और 90 दिनों के अंदर मीडिएशन रूल्स के हिसाब से उस मामले का निपटारा हो जाना है मीडिएशन सेंटर में। यानी कोई भी मीडिएशन सेंटर किसी भी मामले को 90 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता है अपने पास।
उसको 90 दिन में उसको निस्तारण कर देना है। या तो वो सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा, या दूसरा पक्षकार नहीं आएगा तो वो नॉन स्टार्टर हो जाएगा, लेकिन किसी भी दशा में 90 दिन में उस मामले का निस्तारण हो सकता है। इसीलिए सर, जो आपके मन में एक संशय है कि ये मामला लंबे समय तक चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेडिएशन रूल ऑलरेडी है अभी एग्जिस्टेंस में, और उसी रूल के तहत जो है मेडिएशन सेंटर काम करती है 90 दिन में। एक तथ्य मैं और बताना चाहता हूं सर, कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो है उसको भी लागू किया जाता है, जिसमें कि चाहे वो मर्डर के विक्टिम हो या रेप के विक्टिम हो या ऐसे ऑफेंस एसिड अटैक की विक्टिम हो या अदर ऑफेंसेस, जो कि एक लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट के हिसाब से अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें पीड़ित अथवा पीड़िता का यह अधिकार होता है कि वो मुआवजा प्राप्त करे, या उसके परिवार का अधिकार, जो बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, ब्लड जो भी सर्वाइवर है उस फैमिली के। अगर मृत्यु हो गई है, पति की मृत्यु हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई, तो उसका बेटा या उसकी पत्नी जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार में डायरेक्टली आकर वो अपना आवेदन दे सकते हैं, और उस आवेदन के बाद उसका एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, और एग्जामिनेशन करने के बाद एक अच्छी रकम मीडिएशन के रूप में, जो ये कॉम्पनसेशन के रूप में विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो बनी हुई है, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, उसके तहत जो है पक्षकारों को दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रावधान है। लोगों को जानना चाहिए कि कॉम्पनसेशन मिल सकता है ऐसे मामलों में। अगर वो मामले को इस तरह की कोई भी घटना होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में मुआवजा के लिए मामला जो है वो ला सकते हैं, और उसके लिए किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई कोर्ट फी नहीं। एक सादे कागज में वो एक आवेदन लिखकर, जो फ्रंट ऑफिस है जहां पर कि पैरालीगल वॉलंटियर बैठते हैं, रिटेनर लॉयर बैठते हैं, वहां जाकर वो आवेदन को दाखिल कर लेंगे, और उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेवारी जो होती है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार की होती अब एक अंतिम सवाल, 2 साल हम लोग कोविड से भयंकर ग्रसित रहे, इसमें बहुत सारी मृत्यु हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया, सरकार को कंपेल किया कि सरकार वो दे, मुआवजा दे। ये मुआवजे के लिए लोगों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बच्चे बहुत अनाथ हुए, तो उस मामले में क्या? जैसे ही ये घटना शुरू हुई, हम लोगों ने देखा कई तरह की घटनाएं हो रही थी, जहां पर कि माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई, बच्चे अनाथ हो रहे थे। तो झालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री अपरेश कुमार सिंह, उनकी ये सोच थी कि ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब एक अंतिम सवाल, 2 साल हम लोग कोविड से भयंकर ग्रसित रहे, इसमें बहुत सारी मृत्यु हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया, सरकार को कंपेल किया कि सरकार वो दे, मुआवजा दे। ये मुआवजे के लिए लोगों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बच्चे बहुत अनाथ हुए, तो उस मामले में क्या? जैसे ही ये घटना शुरू हुई, हम लोगों ने देखा कई तरह की घटनाएं हो रही थी, जहां पर कि माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई, बच्चे अनाथ हो रहे थे। तो झालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री अपरेश कुमार सिंह, उनकी ये सोच थी कि ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और उनके सोच के माध्यम से ही झालसा के द्वारा एक स्कीम बनाई गई, जिसको शिशु प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। और उस शिशु प्रोजेक्ट, अब हमारा समय खत्म होता है, शिशु प्रोजेक्ट पर किसी और दिन बात करेंगे। कानून की बात में हमारे आने और जज साहब को बुलाने का मतलब है, जजों को बुलाने का मतलब होता है कि वो कानून की प्रक्रिया बताएं, कैसे आप आसानी से न्याय पा सकते हैं बगैर खर्च के। चूंकि हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कानून की बात में आज तो इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।